नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे अध्याय नंबर 7 की, राज्य से साम्राज्य की बात करेंगे। ठीक है, जिसमें हम पूरी प्रक्रिया जानेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में और मौर्य साम्राज्य के बारे में यानी अशोक के बारे में। वहाँ पे प्रमुख नगर और अभिलेखों के बारे में प्राप्ति करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं। इसी के साथ में हम बात करें एनसीईआरटी बुक्स स्पेशल, हमने सामाजिक अध्ययन एसएसटी कक्षा 6 से 10 तक नवीनतम संस्करण की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपको उपलब्ध करवा रखी है, जो सीटेट एग्जाम और रेट लेवल सेकंड आगे आने वाली भर्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीटेट का एग्जाम जिनका जनवरी के अंदर है तो वो अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, या आप यूपीएससी की तैयारी करें तो उनके लिए वो तो बहुत ही बेस्ट है। मात्र 100 रुपये इसके प्राइस है। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा, मेगास्थनीज ने भारत में जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। सम्राट के विषय में उसके विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है हमें। देखिए, सम्राट के जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न होता था। बिल्कुल सही है। उनके अंगरक्षक सोने व चांदी से सजे हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे, जहाँ पे पक्षियों को, जो प्रिय पक्षी होते थे, उनको रखा जाता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। ये बिल्कुल सही है। तो तीनों हम कह सकते हैं, तीनों बिल्कुल कथन सही है। एक सही है, दो सही है और तीन सही है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, मुख्य तथ्य की बात करें, उपरोक्त तीनों कथन सही है। मेगास्थनीज के वर्णन से पता चलता है कि सम्राट सोने की पालकी में जनता के सामने ले जाया जाता था तथा उसकी जनता के सामने आने पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। अंगरक्षक अलंकृत हाथियों पर सवार थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड होता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राजा को हमेशा डर रहता था कि कोई उसकी हत्या न कर दे, इसलिए राजा हथियारबंद महिलाओं से घिरा रहता था। उसके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। ठीक है, फिर हम थोड़ी सी चर्चा करें। ये मेगास्थनीज कौन था? जो मेगास्थनीज यानी मेगास्थनीज कौन था? ये चंद्रगुप्त दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का क्या था? ये राजदूत था। ठीक है, ये याद रखना आपको। इनकी पुस्तक भी है, इसमें एनसीईआरटी में नहीं दी है लेकिन आपको याद रखनी है। इंडिया पुस्तक है इनकी, इंडिका पुस्तक है इनकी। ठीक है, मेगास्थनीज की, जो चंद्रगुप्त दरबार में आया था। याद रखना है बस इतना थोड़ा सा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? आक्रमणकारियों का सही क्रम हमें बता। तो इसमें देखिए, हिंद, यवन, फिर शक, फिर हिंद, फिर उसके बाद पार्थियन, फिर कुषाण आए। ये क्रम आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं। देखिए, मौर्यों के बाद अनेक विदेशी शासक हुए, जिसमें हिंद, यवन पहले तथा शक दूसरे थे। शकों के बाद हिंद, पार्थियन या पहलव और उसके बाद कुषाणों का शासन स्थापित हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, दक्षिण भारत में स्थित अरिक्का मेडू का रोमन नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? क्या था? दक्षिण भारत में स्थित अरिक्का मेडू का जो रोमन नाम था वो निम्न में से कौन सा था? एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उसका नाम था पोडुका। क्या नाम था? पोडुका उसका नाम था। ठीक है, मुख्य तिथि की बात करें तो अरिको मेडू का रोमन नाम पोडुका था। अरि अरिका मेडू बेरीगांजा, मसूलीपट्टनम और मुजिरिम सभी प्राचीन काल के महत्वपूर्ण पतन थे। व्यापार के संदर्भ में दक्षिण भारत के पतन काली मिर्च तथा अन्य मसालों के निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। ठीक है, फिर बात करें 4 नंबर प्रश्न की। अपनी प्रजा के लिए अशोक द्वारा दिए गए संदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, अशोक के संदेश हैं कुछ। विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले अनुष्ठान और कर्मकांड किसी काम के नहीं थे। उसने कर्मकांड के स्थान पर दूसरी रीतियां बताई। ये रीतियां थी अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमिकों को दान देना। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अपनी सारी नीतियां बदल दी थी। ठीक है, धर्म के बारे में सोचने लग गया था। बुद्ध के बारे में, जब बुद्ध के जो नियम थे उन पर चलने लग गया था। तो इस प्रकार जो हम कह सकते हैं, ये जो है आगे और देख तो दोनों कथन तो ये सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए, उपयुक्त दोनों कथन सही है। अशोक ने बच्चों के जन्म, यात्राएं शुरू करने, विवाह आदि अवसरों पर किए जाने वाले अनुष्ठान यानी जो यज्ञ होते हैं, कर्मकांड के स्थान पर मानवता का संदेश अपनी प्रजा को दिया।
जिसमें जीवों पर दया, ब्राह्मणों व श्रमिकों को दान और दासों और नौकरों से अच्छा व्यवहार सभी सम्मिलित है ये। ठीक है, याद रखना है। फिर देखिए, आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में निम्नलिखित में से किस लिपि से उत्पन्न हुई है? किस लिपि से उत्पन्न हुई है? तो ये ब्राह्मणी लिपि से। किससे? ब्राह्मणी लिपि से जो है ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में उत्पन्न हुई है। तो याद रखना है, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां जैसे देवनागरी, तमिल, बांग्ला, मलयालम सभी ब्राह्मणी लिपि से ही उत्पन्न हुई है। ठीक है, फिर बात करते हैं धम्म के बारे में। अशोक का जो धम्म का लेख था, धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने जिन साधनों का प्रयोग किया उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है हमें? विचार करना है। अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं व स्तंभों पर खुदवाया ताकि अ, अपनी बात को पहुंचा सके। उसने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस व श्रीलंका में भी दूत भेजे थे। बिल्कुल तीनों कथन एकदम सही हो जाएंगे। अपने संदेशों को पहुंचाया, ठीक है, उपयुक्त 1, 2, 3 कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। 7 नंबर देखिए प्रश्न, अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? इन्हें कहते थे धम्म महामात कहते थे। क्या कहते थे? धम्म महामात कहा जाता था। जो अशोक के जितने भी संदेश थे यानी उन्हें लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे। ठीक है, आगे बात करें। प्रश्न नंबर 8, कलिंग युद्ध में जनहानि से दुखी होकर अशोक ने धम्म का पालन करने व दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। धम्म के संदर्भ में उसके विचार निम्नलिखित है। अशोक का मानना था कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। तो देखें, थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ कि धम्म शब्द का अर्थ क्या है। ये जो धम्म है ये संस्कृत का शब्द है। किसका है? संस्कृत का शब्द है, जिसका जो है हिंदी में क्या होता है? धर्म होता है। ठीक है, धर्म। ठीक है, धर्म क्या है? इसका प्राकृतिक रूप है। याद रखना है, ये संस्कृत का शब्द है धम्म, यानी धम्म का अर्थ क्या होता है? धर्म। ठीक है, धर्म के बारे में जो है अशोक ने बताए हैं वो देखिए इस प्रकार है कि अशोक का मानना था कि धम्म के माध्यम से यानी धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल सही है। वह चाहता था कि उसके बाद उसके बेटे और पोते भी युद्ध न करें, इसके बदले वे धम्म की अभिवृद्धि में योगदान। ठीक है, तो ये दोनों बिल्कुल कथन सही हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा 1 व 2, दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए, कलिंग अभिलेख में धम्म के विषय में अशोक ने कहा कि मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विषय पाने से ज्यादा अच्छा है कि मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं ताकि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे पढ़ाया जाए। धम्म शब्द संस्कृत के धर्म शब्द का प्राकृतिक रूप है। ठीक है, फिर बात करें प्रश्न नंबर 9 की। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। क्या कथन है देखिए अशोक के बारे में। ठीक है, तो हम धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे हम कक्षा 7 में आएंगे थोड़ा और हमें अशोक के बारे में मिलेगा, फिर 8 में आएंगे थोड़ा और मिलेगा, 9 में अलग और 10 में पूरा अशोक के बारे में ब्यौरा मिलेगा जहां से एग्जाम में होते हैं। तो यहाँ से हमें नींव जो है पकड़ करनी है और इस नींव को हम साथ साथ लेकर चलेंगे। कक्षा 7 में हमें क्या मिलता है और 8 में क्या मिलता है, 9 में क्या मिलता है और 10 में क्या मिलता है, हमें इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, तो अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। बिल्कुल सही है। अशोक के ज्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। क्या बिल्कुल सही है? अशोक के जो है लेख है वो खरोष्टी लिपि में है। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, तो 2 नंबर बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसकी जो लिपि थी वो ब्राह्मणी लिपि थी, खरोष्टी लिपि न थी, न होकर क्या थी? ब्राह्मणी लिपि थी। याद रखना है, एग्जाम में पहले भी आ चुका है ये और आगे भी पूछा जा सकता है। कौन सी थी? ब्राह्मणी लिपि। ठीक है, याद रखना आपको कौन सी? ब्राह्मणी लिपि में अशोक के ज्यादातर अभिलेख लिखे गए थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 व 3 बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मणी लिपि में, न कि खरोष्टी में। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का एक प्राचीन नाम है। याद रखना है, जहाँ पे अशोक ने युद्ध किया था और बहुत ही अहिंसा हुई थी। तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। उसने कहा है कि
राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की थी। देखिए, राजा बना उसके बाद 8 साल बाद, याद रखना ये डाटा, कलिंग विजय की थी। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए थे, 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ था। ठीक है, फिर हम बात करें प्रश्न नंबर 10 की। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मौर्य साम्राज्य के बारे में देखें तो देखिए, उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग में था। क्या बिल्कुल सही है? ठीक है। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। तो इसमें इसने पूछा है कि हमें विचार करना है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए थे। तो हम देखें तो आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है इसके अंदर नहीं आते थे। उज्जैन, थोड़ा सा हम देखें तो थोड़ा सा हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा डिलीट हो गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उपयुक्त कथनों में से, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, ये देखना आपको थोड़ा सा। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें केवल 2 कथन बिल्कुल सही नहीं होगा हमारा। इसमें पहला होगा, उज्जैन की बात करें तो उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के लिए मार्ग था, बिल्कुल सही है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के विचार अर्थशास्त्र में मिलते हैं। ठीक है, देखते हैं मुख्यतः थे। उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने के मार्ग में पड़ता था, जबकि तक्षशिला उत्तर पश्चिमी और मध्य एशिया के लिए जाने का मार्ग था। अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त के नहीं बल्कि कौटिल्य के विचार हैं, अतः कथन 3 गलत है। अर्थशास्त्र के रचिता कौटिल्य का ही अन्य नाम चाणक्य था, उसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता। उसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी। इसका संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा था? इसका संस्थापक निम्नलिखित में कौन सा था? चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न नंबर 12 देखिए, चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जिसका नाम क्या था? वो मेगास्थनीज था, मैंने पहले ही बताया था आपको। ठीक है, देखिए, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। डिमेक्स या डायमैक्स बिंदुसार के समय भारत आया था। याद रखना है, ठीक है, बिंदुसार के समय भारत आया था, और इस बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक था। कौन था? अशोक बिंदुसार का पुत्र था, याद रखना आपको। फाहियान की बात करें तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आया, भारत आया था, जबकि हवेन सिंह हर्ष के काल में आया था। हर्ष के शासनकाल में हवेन सिंह आया था, और चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य है उसके शासनकाल में फाहियान आया था द्वितीय के काल में। और जो डाइमैक्स जिसे कहते हैं डिमैक्स, ये बिंदुसार के शासनकाल में। और जो मेगास्थनीज था ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था, बिल्कुल सही है। मौर्य शासन आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना यानी भेंट दिया जाता था। क्या बिल्कुल कथन सही है इसमें? तो बिल्कुल जो है तीनों के तीनों कथन सही हो जाएंगे। जो है नजराना दिया जाता था, तो इसमें केवल 1 2 3 बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, हम बात करें, मौर्य साम्राज्य में छोटे प्रांतों पर प्रांतीय राजधानियां द्वारा नियंत्रण रखा जाता था। उज्जैन और तक्षशिला प्रांतीय राजधानियां थी। कुछ हद तक पाटलिपुत्र यानी राजधानी से इन क्षेत्रों में राजकुमारों को राज्यपाल के रूप में भेजकर नियंत्रण रखा जाता था, परंतु इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। मौर्य शासक आवागमन के मार्गों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। यहाँ से उन्हें संसाधन, कर व नजराना भेंट के रूप में प्राप्त होता था। आगे बात करते हैं, देखिए, मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य साम्राज्य के बारे में, तो इसमें हम बात करें, राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में राज्यपाल गवर्नर के रूप में भेजा जाता था, बिल्कुल सही है। यहाँ पर सम्राटों का सीधा शासन था, वहां राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी कर वसूलते थे। तो बिल्कुल दोनों कथन सही हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों बिल्कुल कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, मुख्य तथ्य की बात करें, सीधे नियंत्रण वाले क्षेत्रों में राजकुमारों को राज्यपाल के रूप में भेजा जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट सीधा नियंत्रण था। यहाँ कर वसूली के लिए राजा द्वारा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उन्हें सजा भी देते थे। इनमें कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। अधिकारियों के क्रियाकलापों पर नजर रखने के लिए जासूस होते थे। अनेक संदेश वाहक संदेश पहुंचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। कर और नजराना
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर और जो है नजराना के संदर्भ में। ठीक है, तो इसमें देखिए, कर अनियमित ढंग से एकत्र किए जाते थे, नजराना राज्य द्वारा नियमित रूप से लिया जाता था। क्या बिल्कुल कथन सही है? तो दोनों कथन बिल्कुल गलत हो जाएंगे। कर थे वो नियमित ढंग से एकत्र किए जाते थे, और जो नजराना थे वो अनियमित रूप से क्या थे? अनियमित रूप से लिया जाता था। ठीक है, तो दोनों थोड़ा सा याद रखना है, ये था नियमित और ये था अनियमित। देखते हैं, तो इसका आंसर देखें तो न तो एक है और न ही दो सही है। मुख्य तथ्य की हम बात करें, कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। अतः दोनों कथन गलत हैं। ऐसे नजराने विविध चीजों के रूप में पराये ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से देते थे। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। अनेक स्थानों से अशोक के शिलालेख मिले हैं, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? किन स्थानों से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर की बात करें, कंधार से मिले हैं, ब्रह्मगिरी से मिले हैं, जोगढ़ से मिले हैं, गिरनार से मिले हैं और लुम्बिनी से मिले हैं। तो सभी जगहों से जो है ये मिले हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर बात करें मुख्य तथ्य की। अशोक के शिलालेख कांधार, लंपक, मनसेहरा, शहबाजगढ़ी, कलसी, टोपरा, मेरठ, बहापुर दिल्ली, लुम्बिनी, रामपुरवा, लोरिया, अर्राज, गुज्जर, सारनाथ, कौशाम्बी, रूपनाथ, सांची, पुनगुरिया, गिरनार, जोगड़ कलिंग, सोपारा, सन्नाती, मस्की, येरागुड़ी, ब्रह्मगिरी, इन सभी स्थानों से प्राप्त हुए हैं। याद रखना है, अशोक की शिलालेख के प्रमुख स्थान हैं। फिर बात करें, मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र थी राजधानी। आगे बात करें, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। उज्जैन, तक्षशिला और पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। ठीक है, फिर बात करें, मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, इन राजाओं का सही वंशानुक्रम निम्नलिखित में कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें देखिए, पहले चंद्रगुप्त, उसके बाद बिंदुसार, फिर अशोक। ठीक है, मुख्य तथ्य की हम बात करें, मौर्य साम्राज्य के तीनों महत्वपूर्ण राजाओं का वंशानुक्रम निम्नलिखित है: चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक। अशोक बिंदुसार का पुत्र था तथा बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र था। ठीक है, उसके बाद फिर बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो अर्थशास्त्र था, जो कि किस प्रकार की थी? एक राजनीति पुस्तक थी। किस प्रकार की? राजनीतिक कह सकते हैं हम, राजनीतिक पुस्तक थी। याद रखना है, ये पूछा जाता है किस प्रकार की, किस क्षेत्र में थी? राजनीतिक थी, अर्थशास्त्र कौटिल्य की। ठीक है, चाणक्य जिसे कहा जाता था, इसने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। ठीक है, फिर बात करें, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र तथा पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। पहले मैं पढ़ा चुका हूँ पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक संस्कृत में। फिर मालविका अग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की ये रचनाएं हैं। याद रखना है 2। ठीक है, तो आज के इतने ही, हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। इसी के साथ एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज हमारे प्रताप क्लासेस पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। संपूर्ण विज्ञान की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। स्पेशल सीईटी एग्जाम के लिए, एसएससी जीडी के लिए, एसएससी एग्जाम की कोई भी आप एग्जाम की तैयारी करें, स्पेशल विज्ञान यानी भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, मात्र 100 रुपए में टेस्ट मिलेगा डेली। टॉपिक वाइज टॉपिक दिया गया है, आपको सिलेबस मिल जाएगा। ऑल एग्जाम 2023 इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप लेना चाहते हो जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक 50 रुपए में, तो मंथली टेस्ट मिलेंगे और पीडीएफ मिल जाएगी। सूचना सही के लिए स्पेशल करंट और राजस्थान है, इसमें आरपीएससी आरएसएन द्वारा पूछे गए प्रश्न मिल जाएंगे और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और डेली आपको एनसीईआरटी की क्लास यूट्यूब पर उपलब्ध होती है। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम बात करें कल कक्षा अध्याय नंबर 8 की। ठीक है।